हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज़ यूजीसी नेट JRF बाय रिचा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। तो बेसिकली देखिए, इस वीडियो से हम कुछ एक नया पैटर्न स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपके साथ जैसे शेयर करती हूँ 10 क्वेश्चन, वो 10 क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे शेयर करूँगी, ठीक है, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। बट मैं इसी के साथ साथ आपको कुछ होमवर्क भी दूंगी, ठीक है। होमवर्क ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व होंगे स्टडी में पैरेलली, उतना ज़्यादा आप और अच्छे से चीज़ों को और अच्छे से ग्रैब कर पाएंगे, ठीक है। और हमारे पास 2021 के खूब सारे क्वेश्चन हैं, तो 2021 के ही क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगी, और आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको कि आपको खुद से अपना माइंड यूज़ करके और इंटरनेट की हेल्प लेके जैसे भी आप कर सकते हैं, उन क्वेश्चन को अपने दिमाग से उसको सॉल्व करना है और फिर कमेंट सेक्शन में लिखना है उसका आंसर, ठीक है। आंसर भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी, बट फिर भी आपको कमेंट करना है जो भी आपको लगता है कि क्या क्या इसका वैलिड रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपका ये आंसर आया, क्योंकि वो ज़रूरी है, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 21st क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का, इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ रिसर्च एफर्ट इज नोन एज। तो अब यहाँ पे समझना है, ये जो चारों वर्ड हैं, इन चारों वर्ड को मैं समझा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्रोबिंग। तो प्रोबिंग क्या होता है, प्रोबिंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्पेसिफिक वर्ड और अदर इंटरव्यूइंग टेक्निक। देखिए प्रोबिंग होता क्या है बेसिकली, इसमें ऐसा है कि जैसे कि किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी थी, जैसे अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ और मेरी रिसर्च एथनोग्राफिक रिसर्च है, तो मुझे अब क्या है कि मुझे उन जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी मेरे सैंपल में आ रहे हैं लोग, उनसे मुझे एक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि एक्चुअल में क्या है, ठीक है। तो अब मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा, लेकिन उन्होंने, मैंने सर्वे क्वेश्चन फिलअप करवाया, बट उन्होंने जो है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मतलब जो डिटेल में देना चाहिए, वो हेजिटेट कर रहे हैं या कोई भी रीज़न है, तो फिर और डिटेल में जानने के लिए उसको और एम्फेसाइज करना। जैसे प्रोबिंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्पेसिफिक वर्ड और अदर इंटरव्यूइंग टेक्निक है, ठीक है, किसी इंटरव्यू को टू क्लैरिफाई सीक्स द इलाबोरेशन, ठीक है, इलाबोरेट करने के लिए फॉर अ पर्सन रिस्पॉन्स टू सर्वे क्वेश्चन व्हेन रिस्पोंडेंट प्रोवाइड इनकम्प्लीट और इररिलेवेंट आंसर। जैसे कि जब इररिलेवेंट आंसर हो या इनकम्प्लीट आंसर हो, तो हम प्रोबिंग का यूज करते हैं। इट बिकम नेसेसरी फॉर इंटरव्यूअर टू क्वेरी रिस्पोंडेंट फर्दर, दोबारा बार बार पूछना, ठीक है, एक बार पूछा नहीं आंसर सही है फिर से पूछना, इस तरीके से अलग तरीके से पूछना कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसे करके पूछना, ये होता है प्रोबिंग। तो फर्दर एक्सप्लोरेशन होता है, ठीक है। इंक्वायरी क्या होती है, इंक्वायरी इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर नॉलेज, इंक्वायरी करना, ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट दी प्रॉब्लम थ्रू आस्किंग क्वेश्चन। आता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि अगर जो इंक्वायरी है वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो रही है, तो वो क्या हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और ऑप्शन में है आपके रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन इसका मतलब क्या हुआ, रिप्लिकेशन स्टडी इज द स्टडी ऑफ इंडिपेंडेंट रिपीटेशन, ठीक है। इंडिपेंडेंट रिपीटेशन हो रहा है, बार बार किसी चीज का रिपीटेशन हो रहा है, ऑफ एन अर्लियर पब्लिश स्टडी यूजिंग सफिशिएंट सिमिलर मेथड अलोंग दी appropriate dimension and conduct under the sufficient similar circumstances। जैसे जो रिसर्च पहले हो चुकी है, उसी रिसर्च में फर्दर स्टडी करना, एक इंडिपेंडेंट स्टडी करना, ठीक है। किसी चीज की पहले रिसर्च हो चुकी थी, फिर उस पर फर्दर रिसर्च करना, ठीक है, उसी टॉपिक पे, जैसा उसने कांस्टेंट रखे थे, ठीक है, उन चीज़ों को कांस्टेंट रखना, जो भी वेरिएबल रखे थे उसी वेरिएबल को उसी टाइम, जिस टाइम ड्यूरेशन में किया गया था उतनी ही टाइम ड्यूरेशन में उसको करना, बिल्कुल वैसे ही करना, ठीक है। तो होता है रिप्लिकेशन, सेम चीज़ को फिर से रिपीट कर देना, तो वो हो गया आपका रिप्लिकेशन रिसर्च। अब यहाँ पे ये एक इंडिपेंडेंट टाइप की होती है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम वेरीफाई कर सकते हैं, हमें पता चलेगा कि जो पहले रिसर्च हुई थी उसका जो रिजल्ट आया था और जो अभी सिमिलर वे में की जा रही है रिसर्च, उसका भी क्या वही रिजल्ट आ रहा है। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। और क्वेश्चन में भी यही है कि इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ अ रिसर्च इज नोन एज रिप्लिकेशन। जब इंडिपेंडेंट स्टडी हो और उन्हीं चीज़ों को दोबारा से चेक किया जाए, देखा जाए, बिल्कुल उसी सेट ऑफ पैरामीटर से किया जाए, तो उसको रिप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका थर्ड वाला हो जाएगा।
ठीक है। इंक्वायरी, प्रोबिंग, इन्वेस्टिगेशन, ये तीनों वर्ड भी आपको बता दिया कि क्या होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, तो बेसिकली दो तरह की रिसर्च है आपकी। हम बेसिकली सभी रिसर्च को जो है कैटेगराइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में क्या होगा, जो भी डेटा होगा हमारे पास नंबर्स के फॉर्म में हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, हम उसको चेक कर सकते हैं हाइपोथेसिस को हम, क्योंकि हमारे पास नंबर के फॉर्म में होता है, और जो क्वांटिटेटिव होता है हम बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव में जो हमारा सैम्पल होगा, तो ज़्यादा डेटा होगा। जब हम ज़्यादा डेटा पे रिसर्च कर सकते हैं तो वहाँ पे हमारी क्या हो जाती है, जर्नलाइजेबिलिटी बढ़ जाती है, हम जर्नलाइज कर सकते हैं चीज़ों को। तो यही सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूमेरिकल में एनालिसिस किया जाता है, हम चीज़ों को क्वांटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ट्रेंड एनालिसिस वगैरह देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखिए जो स्टॉक मार्केट वगैरह में जो एनालिसिस होता है कि शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, क्या एक क्वांटिटेटिव क्वांटिफाई कर दे रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस होती है। कंपैरेटिव एनालिसिस जैसे कि अगर दो कंपनी है, जैसे कंपनी ए हो गई, कंपनी बी हो गई, दोनों को देख रहे हैं कि मतलब सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, लेट्स सपोज एज मोबाइल की कंपनी है सभी, ठीक है, तो उन दोनों का हम डेटा कंपेयर कर सकते हैं कि ये आगे जा रही है या ये नीचे जा रही है, तो क्यों जा रही है, तो कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, न्यूमेरिकल कंक्लूजन बताते हैं, स्टैटिस्टिकल अप्रोच होती है, और यहाँ पर हम जर्नलाइज भी कर सकते हैं। ये आपकी जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च, इस तरह की चीज़ें हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि जो क्वेश्चंस आर ओपन एंडेड होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूं, क्वेश्चन जो है वो आपके दो तरीके के होते हैं, एक तो आपका होता है ओपन एंडेड और एक दूसरा आपका होता है क्लोज एंडेड। ठीक है, अब ये क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, ये एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, जैसे कि यूजीसी का जो आपका पेपर होता है वो क्लोज एंडेड होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो हम मार्किंग सिर्फ कर सकते हैं ए बी सी डी में, हम 4 ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उनमें से वो एग्जैक्ट वही वाला आंसर आपको मार्क करना है, यानी कि आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो पता है, बट एग्जैक्ट इन चारों में से कौन सा वाला एग्जैक्ट होगा वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, और सिर्फ उन्हीं में ही टिक करना है। भले आपको उस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा चीज़ें आप बता सकते हैं, जो 4 पॉइंट है आपको हो सकता है 10 पॉइंट आता है उस टॉपिक से रिलेटेड, बट आपको उन्हीं 4 में से टिक करना है, तो वो क्या हो गया, वो क्लोज एंडेड हो गया। जब आपका क्वेश्चन इस तरीके का हो कि उसमें सिर्फ ए बी सी डी में से कुछ चूज करना हो, या फिर ऐसा हो यस नो में टिक करना है, तो वो कैसा हो गया, क्लोज एंडेड हो गया। ठीक है, तो ये जो यूजीसी का पेपर है वो आपका क्लोज एंडेड होता है। अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम की बात करें तो सेमेस्टर एग्जाम आपका ओपन एंडेड होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो क्वेश्चन आता है उसमें हम 4 पन्ने 5 पन्ने जितनी भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है हम सब वहां पर लिख देते हैं, तो वो क्या हो गया, ओपन एंडेड, यानी ओपन है, जितना चाहो उतना लिख दो, तो वो क्या हो गया, वो ओपन एंडेड हो गया। ठीक है, अब जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है ये कैसा होता है, इसमें जो क्वेश्चन आयर होता है वो हमारा क्लोज एंडेड होता है, यस नो में हम फिलअप करवाते हैं। ठीक है, तो ये ओपन एंडेड नहीं होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि आइडेंटिफाई वेरिएबल आर मेजर्ड। बिल्कुल हम यहाँ पे क्वांटिफाई कर सकते हैं, जो भी वेरिएबल उनको हम मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्टैंडर्डाइज होते हैं। बिल्कुल, अगर आप देखें कि आपके जो क्वेश्चन होते हैं, जो यूजीसी के भी क्वेश्चन होते हैं वो स्टैंडर्डाइज होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आयर होता है वो स्टैंडर्ड टाइप का एक उसका फॉर्मेट होता है, उसी में ही आप पूछ सकते हैं। तो बी और सी होगा बट ए नहीं होगा। नेक्स्ट है कि इफ सैंपल साइज इज लार्ज द फाइंडिंग कैन बी इजीली जर्नलाइज। बिल्कुल ठीक बात कह रहा है भाई, जितना बड़ा ज़्यादा हमारा सैंपल होगा उतना इजीली हम उसको जर्नलाइज कर सकते हैं, एकदम ठीक बात है। तो डी ऑप्शन भी ठीक है। ई में क्या कहता है, इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स द लेवल ऑफ मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट का लेवल जो है फिक्स करना डिफिकल्ट है, तो ये बात नहीं है। हम अपने अकॉर्डिंग जितना भी हमें सैंपल लेना है या जितना भी हमें मेजरमेंट की यूनिट जो यूज़ करनी है हम उस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो ये आंसर, ये ऑप्शन जो है ये गलत है। तो बी सी डी आपका ऑप्शन 2 में है, तो 2 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द थर्ड क्वेश्चन इस वीडियो का है। इसमें क्या कहता है, समटाइम्स सब्जेक्ट्स
who know that they are in control group may work hard to excel the against experimental group. देखिए ये चीज़ एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो हम चीज़ों को दो ग्रुप में बांट देते हैं, ठीक है। एक पे हम कोई एक्सपेरिमेंट करके देख रहे होते हैं और दूसरे को हम कंट्रोल्ड करके, यानी कि एक में हम कोई चीज़ इंक्लूड करते हैं और दूसरे ग्रुप को हम उस चीज़ से एक्सक्लूड रखते हैं, मतलब वंचित रखते हैं, उसको वो चीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि दो क्लास में, जैसे अगर आपका कॉलेज है तो वहाँ पे दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया क्लास 8th के बच्चों को, ठीक है। सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया। सेक्शन बी में हमने क्या किया, एक प्रॉपर टीचर जितने भी सब्जेक्ट के होने चाहिए थे प्रोवाइड किया, बुक्स प्रोवाइड करी, प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट था, सारी चीज़ें थी और बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे। सेक्शन बी के ए के बच्चों को क्या किया कि हमने कंट्रोल्ड कर दिया, मतलब यहाँ पर वो सारी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की गई। और अब क्या हुआ कि जो इस सेक्शन के बच्चे थे, सेक्शन ए के, इनको पता लगा कि हम कंट्रोल्ड वेरिएबल, यानी कि हमारे पर चीज़ें कंट्रोल की जा रही हैं, जबकि अदर जो है सेक्शन में इस तरह से पढ़ाया जा रहा है, ऐसे टीचर आ रहे हैं, ऐसे उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। तो अब क्या होता है, ऐसे में द कंट्रोल ग्रुप में वर्क हार्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कंट्रोल ग्रुप, जब उनको पता चल जाता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो वो और ज़्यादा मेहनत करने लग जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने लग जाते हैं अगेंस्ट दी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ये क्या हो गया, ये आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया, इसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, और ये क्या हो गया, ये आपका कंट्रोल्ड हो गया। तो इनसे ज़्यादा ये मेहनत करने लग जाते हैं, ठीक है। तो सच फेनोमेना इज नोन एज, ये जो एक्टिविटी है इसको क्या नाम देते हैं, ये कंट्रोल कंपटीशन है, मोटिवेशनल कॉन्टेक्स्ट है, कंपनसेटरी राइवलरी है, या इंस्पिरेशनल इन्फ्लुएंस है। कंपनसेटरी राइवलरी क्या है ये यहाँ पे समझ लीजिए। कंपनसेटरी राइवलरी एग्जिस्ट व्हेन द स्टडी ग्रुप नॉट रिसीविंग द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, ठीक है, उनको वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, फील्स उनको डिसएडवांटेज फील होता है, डिसअपॉइंटमेंट होता है और लेफ्ट आउट एंड डिसाइड टू ऑब्टेन द सिमिलर इंटरवेंशन ऑन इट्स ओन एंड समटाइम्स दे स्टार्ट वर्क हार्ड टू एक्सेल अगेंस्ट द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो ये होता है कंपनसेटरी राइवलरी। तो देखिए यहाँ पे इंस्पिरेशनल की तो कोई बात आ नहीं रही है, यहाँ पे कैसा हो रहा है, कंपटीशन की बात आ रही है कि उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है बट हमें नहीं किया है, फिर भी हम कर सकते हैं। तो ये कंपनसेटरी राइवलरी उनके अंदर आ जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये पहले भी आ चुका है, 2020 में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है, सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट विच इज दी फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या है, एनालिटिक इंडक्शन इज द मेथड ऑफ। तो एनालिटिक इंडक्शन क्या होता है ये जान लेते हैं। देखिए, एनालिटिक इंडक्शन इज अ रिसर्च लॉजिक यूज टू गाइड द डेटा कलेक्शन, डेवलप एनालिसिस, ऑर्गेनाइज द प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। जैसे कि अगर ये देखें कि एनालिटिकल, जैसे कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर बनाना, उसको एनालिटिकल इंडक्शन कहते हैं, कि इसके आगे ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ठीक है, फ्लो चार्ट जैसा बना लेना कि हमें नेक्स्ट स्टेप में ये करना है, फिर ये करना है, जैसे रिसर्च का एक ब्लूप्रिंट बना लेना, दैट इज द एनालिटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या है एनालिटिकल इंडक्शन मेथड। सिस्टमैटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो हम सिस्टमैटिकली बता रहे हैं ना कि हम पहले ये स्टेप करेंगे, फिर ये वाला स्टेप करेंगे, फिर ये वाला स्टेप करेंगे। जैसे सबसे पहले हम आइडिया आइडेंटिफाई करेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे, अपना जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वो डिसाइड करेंगे, तो वो चीज़ें हैं। यहाँ पर क्या होता है, जनरेटिंग द हाइपोथेसिस, ये भी एक स्टेप होता है, टेस्ट भी किया जाता है हाइपोथेसिस को, बिल्कुल। फ्रीली इंटरप्रिटेशन, तो यहाँ पे फ्रीली इंटरप्रिटेशन नहीं करते हैं, हम प्रॉपर हाइपोथेसिस बनाते हैं एंड देन इसको टेस्ट करते हैं, तो फ्रीली इंटरप्रिटेशन नहीं होता है। टेस्टिंग नल हाइपोथेसिस ओनली लिखा हुआ है, तो नल हाइपोथेसिस को केवल टेस्ट नहीं किया जाता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ए, बी और सी ये तीनों सही हैं, डी और ई गलत है, तो फर्स्ट वाला यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस स्टडी मेथड। इनमें से कौन सा एसेंशियल कैरेक्टर है, मतलब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है केस स्टडी मेथड का। तो देखिए, केस स्टडी मेथड जो रिसर्च होता है वो बेसिकली, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ
जैसे कि केस स्टडी आप पढ़ते हो तो फाइनेंस वगैरह में केस स्टडी बहुत ज़्यादा की जाती है, वैसे केस स्टडी हर जगह होती है। तो एग्जांपल में अगर देखें तो अगर जैसे नीरव मोदी है तो उनके ऊपर क्या होगा, एक केस स्टडी होगी कि उन्होंने क्या क्या कैसे कैसे किया और जो भी कुछ डिटेल्स उनकी फाइंड आउट करना। तो वो क्या है, केस स्टडी है। एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, एक पर्टिकुलर पर्सन पे जो स्टडी की जाती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलराइज होती है। मीन्स कैसी होती है कि बहुत ही ज़्यादा क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, ठीक है। इट इज यूज टू जनरेट इन डेप्थ, डेप्थ में चीजों को देखना होता है, मल्टी फेसेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इशू इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। It is established a research designed to use extensively in a wide variety of discipline, particularly a social science में होती है। Case study involve analysis of small data such as 1 or 2 companies का data भी हम analyze करते हैं case study में। That may have lead to the researcher to gain some insights about the trend or relevant industry। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है। क्या है एग्जाम्पल? अ केस स्टडी, जैसे कि जो मारुति कार की जो कंपनी है वहाँ पे केस स्टडी हो रहा है, माइट बी यूज टू जर्नलाइज अबाउट सिमिलर कंपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा हम उसको जर्नलाइज कर पाएंगे उस इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। यानी ऑटोमोबाइल के लिए हम सिर्फ वो उस चीज़ों को जर्नलाइज कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर जो केस स्टडी है वो इनमें से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करना है। तो ये कहता है कि निगेटिवली ओरिएंटेड होती है या एप्रिसिएशन ओरिएंटेड होती है। तो देखिए, केस स्टडी इन डेप्थ एनालिसिस होती है। अभी हमें पता नहीं होता है कि क्या जिस इंसान पे स्टडी हो रही है वो सही ही है, हो सकता है वो सही, हो सकता है गलत, हो सकता है कि हमें पता भी है कि हाँ, मतलब मुझे कुछ शक हुआ कि नहीं इसने कुछ गलती की, अब इस पर स्टडी होनी चाहिए। तो सीआईडी वगैरह की जो स्टडी होती है उनको शक होता है तो उस पर स्टडी करते हैं। तो वो निगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इनमें से इन दोनों को नहीं लिया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव होती है और इंडक्टिव होती है, बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। सो सी, डी और ई ये दोनों ही, ये तीनों सही हैं। सो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे थर्ड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन है जो कि 26 क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, इसमें बोलता है इफ अ रिसर्चर हैज टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस, एक रिसर्चर है जिसको हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, whether the difference between the means of two group are significant, he will use। कह रहा है कि इनमें से कौन सा टेस्ट यूज करेगा एक रिसर्चर जब उसने टेस्ट करना है द डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ टू ग्रुप, दो ग्रुप हैं, ठीक है, दो ग्रुप हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और इन दोनों के मीन में जो डिफरेंस है ये पता करना है। मतलब मीन में डिफरेंस है तो वो कौन सा टेस्ट यूज करेगा। तो काई स्क्वायर टेस्ट, कोरिलेशनल, सिग्निफिकेंट और स्टूडेंट टी टेस्ट। तो देखिए यहाँ पर मैंने हाइपोथेसिस टेस्ट करने के जो भी मेथड हैं उसको क्लासीफाई कर दिया है बेसिकली दो तरीके से, पैरामेट्रिक टेस्ट और दूसरा होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट का मतलब जहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स हैं, हमें सभी पैरामीटर्स पता हैं तो उनको पैरामेट्रिक टेस्ट बोलेंगे, और जहाँ पे हमें पैरामीटर्स नहीं पता है फिर भी हम टेस्ट यानी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं, वो आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होंगे, ठीक है। अब इनमें ही एक काई स्क्वायर टेस्ट है जो कि कभी तो कुछ सर्टेन कंडीशंस में पैरामेट्रिक हो जाता है और कुछ सर्टेन कंडीशन में नॉन पैरामेट्रिक हो जाता है। तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा पैरामेट्रिक है, कौन सा नॉन पैरामेट्रिक है। तो टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा ये आपके पैरामेट्रिक हैं। मैन विटनी यू टेस्ट और क्रुक्सवाल यानी एच टेस्ट ये आपके नॉन पैरामेट्रिक हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन था हमारा वहाँ पे कहता है कि इनमें से कौन सा जो टेस्ट है वो आपका यूज करना है जब दो ग्रुप में के मीन में डिफरेंस होगा तब। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका टी टेस्ट होगा। कैसे? अ टी टेस्ट इज अ टाइप ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक जिसको कि यूज किया जाता है डिटरमाइन इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ टू ग्रुप। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन 3-4 बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि जब दोनों के ही मीन में डिफरेंस है, दो ग्रुप के मीन में डिफरेंस है, तो कौन सा टेस्ट लगाना है? टी टेस्ट लगाना है। और ये टी टेस्ट का फॉर्मूला है मीन माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट में एन। ये फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा कि जो स्टूडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं, स्टूडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं, इसका आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दी 7th क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट 1 है पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक आर मोर पावरफुल देन नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक। तो समझ लेते हैं पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक क्या होते हैं। अ पैरामेट्रिक टेस्ट इज वन विच हैज कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर और दैट कैन मेक अजम्पशन अबाउट द पैरामीटर्स। ठीक है, यानी कि जहाँ पे हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, हमें पूरा पता है कि हमारे सैंपल क्या है, हमें पता है हमारे पॉपुलेशन क्या है, हमें पता है मीन क्या है, मीडियन क्या है, हमें मतलब मीन पता है और स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह हम सब वहाँ से पता कर सकते हैं। तो जब हमें सारी इंफॉर्मेशन है, सारे पैरामीटर्स पता हैं, तो क्या होगा, हम वहाँ पे जो भी चीज़ अज्यूम करेंगे वो काफ़ी मतलब हम अच्छा जो भी हम अजम्पशन होगी हमारी वो काफ़ी वैलिड अजम्पशन होगी। ठीक है, नॉन पैरामीटर्स में, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का मतलब क्या हुआ, वो टेस्ट जहाँ पे हमें सारे पैरामीटर्स नहीं पता है। ठीक है, जहाँ पे हमें नहीं पता कि हमारा कंप्लीट जो है पॉपुलेशन है वो क्या है, तब हम जो टेस्ट लगाते हैं वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होगा। अब हम यहाँ पे जो भी अज्यूम करेंगे, यानी जो भी हमारा अजम्पशन होगा वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा ना। देखिए, अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इज वेदर द रिसर्चर हैज नो नॉलेज अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स। पॉपुलेशन के पैरामीटर्स के बारे में नहीं पता है। पॉपुलेशन के पैरामीटर्स का मतलब हो गया जैसे सैंपल के लिए स्टैटिस्टिक होता है ना, हम सैंपल पे स्टैटिस्टिक लगा सकते हैं, उसी तरीके से पॉपुलेशन के लिए पैरामीटर्स होते हैं। हमें वो पैरामीटर्स कंप्लीटली नहीं पता होते हैं, तब हम लगाते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, नाइदर ही कैन मेक स्पेसिफिक अजम्पशन, वो स्पेसिफिक अजम्पशन भी नहीं बना सकता, बट स्टिल इट इज दी रिक्वायर्ड टू टेस्ट दी हाइपोथेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। लेकिन फिर भी हम वहां पर हाइपोथेसिस बनाते हैं, उनको हम चेक करते हैं। ये है पैरामेट्रिक टेस्ट। तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है पॉपुलेशन की सब कुछ पता होती है, बट यहाँ पर अनअवेलेबल होती है। ठीक है, बेस ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है और यहाँ पे नॉन प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, मेजरमेंट का लेवल देखें तो अप्लाइड विद द स्केल ऑफ मेट्रिक। हाँ, यहाँ पे जो है हम बिल्कुल अच्छे से एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं ना, जैसे नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो और इंटरवल, ये 4 स्केल आपकी होती है। तो इन चारों को मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें बताया हुआ है, अगर कोई भी डाउट है तो आप उसको देख लीजिए। तो नॉमिनल में बहुत कम पैरामीटर्स, जैसे कि अगर आधार कार्ड है तो किसी के आधार कार्ड का नंबर कुछ भी हो सकता है, तो ये नॉमिनल हो जाता है। ऑर्डिनल में चीज़ें काफ़ी ऑर्डर में होती हैं, मतलब एक जो होगा वो ऑर्डर में होगा, सीक्वेंस में होगा। इंटरवल और रेशियो मतलब ये सब डिटेल में बताया गया है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो इसमें जो है हम इंटरवल और रेशियो स्केल लगाते हैं, इसमें नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल लगाते हैं। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में यहाँ पर मीन यूज होता है। मीन जैसे कि क्या होता है, मीन आपका एवरेज होता है ना। यहाँ पर क्या करते हैं, जितने भी हमारे टर्म्स होते हैं उन सभी टर्म्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय n करते हैं तो हमारा मीन आता है, यानी कि हमें सभी टर्म पता होंगे तभी निकाल पाएंगे। बट अगर आप मीडियन को कैलकुलेट करें तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है सभी टर्म्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो है एप्लीकेबिलिटी वेरिएबल होता है, यहाँ पे वेरिएबल एट्रीब्यूट होते हैं, और यहाँ पे कोरिलेशन जो है पियर्सन का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे स्पेयरमैन, ये सब स्टैटिस्टिक वगैरह में आपने पढ़ा होगा। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे कहता है कि जो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक है, यानी कि जहाँ पे हमें सारी इंफॉर्मेशन पता है, आर मोर पावरफुल दैन नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक। बिल्कुल ठीक बात कह रहा है, एकदम सही है, क्योंकि पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक का मतलब यही होगा कि यहाँ पे हम कुछ भी निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं, कोरिलेशन निकाल रहे हैं, कुछ भी निकाल रहे हैं, जो भी कुछ इन्फर कर रहे हैं वो बहुत ही सॉलिड रिजल्ट निकल के आएगा। बट नॉन पैरामेट्रिक में तो क्या होगा, जब हमें जो भी पॉपुलेशन है वो एग्जैक्टली नहीं पता, उनके पैरामीटर्स नहीं ठीक से पता है, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाती है, उतना जो है सॉलिड जो है रिजल्ट नहीं होगा। सो फर्स्ट वाला सही कह रहा है। स्टेटमेंट 2 में क्या कहता है कि पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक आर अजम्पशन फ्री स्टैटिस्टिक। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक जो है अजम्पशंस नहीं होते हैं यहाँ पर। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, अज्यूम करते हैं कि इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, फिर हम उसको टेस्ट करते हैं। तो अजम्पशन फ्री नहीं है, हम कुछ ना कुछ तो अज्यूम करते ही हैं, और जो बट हाँ जो अज्यूम करते हैं वो क्या होता है कि वो उसका बेस जो होता है वो सॉलिड होता है। तो अजम्पशन फ्री नहीं है, अजम्पशन तो करते ही हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है।
तो यहाँ पे आंसर जो है थर्ड वाला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द 8th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इसमें क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज इन एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च। तो एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च क्या होती है? सम आर द मोर कॉमन टाइप ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च। कौन कौन से होती है एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च? जहाँ पे हम देखते हैं इमर्जन ऑफ कल्चर वगैरह की बात होती है, वो आपकी चीजें आएंगी। ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि कौन कौन सी चीजें एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च में आएंगी। एनालिसिस ऑफ हाउ पीपल इंटरैक्ट विद देयर एनवायरमेंट, लिंग्विस्टिक एनालिसिस, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी नहीं और एंथ्रोग्राफी। ये सारी जो रिसर्च है आपकी वो एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च होती है। बेसिकली ह्यूमन और उससे रिलेटेड जो भी चीजें उनको स्टडी करना, ठीक है। तो जो आपकी एथनोग्राफिक रिसर्च है ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, ठीक है। एथनोग्राफिक रिसर्च एक क्वालिटेटिव रिसर्च है जहां पर चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है। डायरेक्ट जो है पार्टिसिपेंट जाकर के चीजों को देखता है, समझता है, वो जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको उनसे प्रॉपर डेटा लेता है। एंड एथनोग्राफी इज ए ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी की एक ब्रांच है एथनोग्राफी। एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कल्चर, यहाँ पे इंडिविजुअल के कल्चर को स्टडी किया जाता है। एथनोग्राफी एक्सप्लोर द कल्चर फेनोमेना फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च है, तो कौन सी रिसर्च हो जाएगी हमारी? एथनोग्राफिक रिसर्च जो है वो आपकी एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च है, ठीक है। सर्वे मेथड तो कैसा होता है, ये आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। जैसे नॉर्मली सर्वे वगैरह गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा करती है, कंपनीज करती रहती है सर्वे, ठीक है। केस स्टडी मेथड, ये इन डेप्थ एनालिसिस किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। लाइफ हिस्ट्री मेथड, ये तो हिस्टोरिकल रिसर्च है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो फोर्थ वाला है, एथनोग्राफिक रिसर्च। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द 9th क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है, स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, यहाँ पे कहता है कि एक्सप्लोरेटरी स्टडी मेनली एम एट डेवलपिंग द हाइपोथेसिस और क्वेश्चन फॉर फर्दर रिसर्च। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि कभी भी क्या होता है कि जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला होता है तो भी वहां पर क्या किया जाता है, एक प्री टेस्ट किया जाता है कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है क्या ये सही है या फिर नहीं, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, इसका प्राइस क्या होना चाहिए, किस टाइम पे इसको लॉन्च करना चाहिए, ये सारी ही चीजें होती हैं। तो वहां पर एक मतलब उसको बीटा टेस्ट भी कहते हैं। तो जब हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत कम होती है तो इस तरह की जो टेस्ट होती है उसको एक्सप्लोरेटरी स्टडी भी कहते हैं। एक्सप्लोर करना, चीजों को फर्दर और एक्सप्लोर करना, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी स्टडी मेनली एम, इसका एम होता है कि हाइपोथेसिस बनाना और फिर उस क्वेश्चन को फर्दर रिसर्च में लेकर के आना। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें कहता है द गोल ऑफ फॉर्मल स्टडी इज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस और आंसर द क्वेश्चन पोज्ड। इसका जो इस रिसर्च का जो मेन गोल है वो क्या होता है, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना और क्वेश्चन को आंसर करना। ये भी बात ठीक है ना कि जो इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन बहुत कम होती है उन चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लोर करना। तो ये स्टेटमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, एकदम ट्रू है। तो यहाँ पे आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। नाउ 30th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, विच इज द 10th क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 है, इसमें कहता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च इज इम्पर्सोनिस्टिक एंड सब्जेक्टिव। बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च सब्जेक्टिव तो होती ही है, ठीक है। किसी की फीलिंग्स को पढ़ना, समझना, उसको जानना, वो क्वालिटेटिव रिसर्च हो गई, ठीक है। और क्या होता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा नहीं होता है। एक टॉपिक यहाँ पे डिस्क्राइब अ टॉपिक मोर देन मेजर्स। मेजर केवल जो बहुत सारी चीजें होती हैं हम उनको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। जैसे हम अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं कि हम सभी चीज़ों को मॉनेटरी फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वैसे ही लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सब्जेक्टिव होती हैं। यानी कि जहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी होगी वो आपकी क्वांटिटेटिव और जहाँ पे सब्जेक्टिविटी होगी वो आपका क्वालिटेटिव हो जाएगा। ये नेचर पे डिपेंड करता है, नैरेटिव होती है, एक्सप्लेन किया जाता है, ओपिनियन, व्यूज, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इस तरह की चीज़ें आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च में आती हैं। तो ये इम्पर्सोनिस्टिक होती है, मतलब जो रिसर्च कर रहा है
वो खुद उसमें इंडल्ज नहीं होता है। ठीक है, मतलब जो रिसर्चर है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं इन्वॉल्व करता है, जिस पे हम जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं यानी कि जो हमारे सैंपल हैं उनको स्टडी करना होता है, वो कैसा फील कर रहे हैं, वो कैसा चाहते हैं, उन चीज़ों को सामने लाया जाता है। तो ये इम्पर्सोनिस्टिक होती है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इसमें कहता है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च हैज हायर लेवल ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ जर्नलाइजेशन एंड फाइंडिंग्स। तो ये बात देखिए अपनी जगह सही है, क्योंकि क्वांटिटेटिव डेटा में हमारे पास क्वांटिफाई होता है, डेटा नंबर्स के फॉर्म में होता है और हम मैक्सिमम डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। और जहां पर हमारे पास डेटा ज़्यादा है वहां पे हम जर्नलाइजेशन कर सकते हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसका लॉजिक भी बिल्कुल ठीक ठीक बता रहा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पर आंसर जो है फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन है जो कि आपका ये होमवर्क है। ठीक है, ये सभी आपको सीरियसली आप पढ़ाई को लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, खुद से भी ट्राई करेंगे, तभी जो है आप अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे ये किया है कि अब 5 क्वेश्चन आपको डेली होमवर्क में मिलेगा। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट 31 हो गया, 32, 33, 34 और ये हो गया 35। ठीक है, और यहाँ पे इसके आंसर लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनको आपको सभी को सॉल्व करना है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप मुझे टेलीग्राम भी कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको ट्राई करना है कि विद रीज़न फाइंड आउट करना है कि क्या रीज़न है इन क्वेश्चंस के आंसर्स का, ये रीज़न क्या है अप्रोप्रिएट, और आप हो सके तो आप उसको कमेंट में भी लिख के बताइए कि क्या है रीज़न। ठीक है, सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।